क्या मैम कोई डाउट प्रॉब्लम, डाउट है? बोलो बच्चे, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? मैम जो कल 9th इलस्ट्रेशन कर रहे थे मैम, उसमें 4th जो एडजस्टमेंट है वो समझ नहीं आई। 9th इलस्ट्रेशन की 4th एडजस्टमेंट। ये आप कह रहे हो इसकी फोर्थ, सन्ड्री डेटर इंक्लूड 4,000 एज ड्यू फ्रॉम त्रिवेदी, सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 7,000 पेबल टू हिम, यही कह रहे हो? यस मैम। अर्चना मुझे एक बात बताओ, अर्चना ही बोल रहे हो ना आप? यस मैम। अर्चना मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके 4,000 रुपए देने हैं, ठीक है, और आपसे मैंने 7,000 रुपए लेने हैं, ठीक है? यस मैम। क्या क्या करूं मैं अब? क्या नेट नेट बैलेंस क्या होगा? मैम फिर आप 3,000 ले लोगे, हाँ, 4,000 नहीं लोगे? 4,000 आपने भी लेस कर दिए, 4,000 मैंने भी लेस कर दिए। यस मैम। तो जो कम होता है वो लेस कर दो, डेटर में से भी और क्रेडिटर में से भी। मैम 3,000 लेस करेंगे? 4,000 बेटा, 4,000, 3 तो बचाने हैं ना। जी ओके मैम। ठीक है, 4,000 आपके डेटर में भी खड़ा है, 4,000 आपके क्रेडिटर में भी खड़ा है, और एक ही बंदे के हैं। तो ओके जो, मैम। क्योंकि 7 तो लेस कर नहीं सकते, 7 को 4 में से कैसे लेस करोगे? तो जो लेस होता है वो दोनों में से लेस कर देते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, कोई और डाउट इसके अलावा? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलिए बेटा। मैम 4th एडजस्टमेंट कमीशन वाला पॉइंट। ये इसमें 10th में, यस मैम। इसमें तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है। मैम 4th। 4th, अच्छा। X is to get commission on 2% on gross sale। हाँ जी, वेरी गुड। X हमारा पार्टनर है, वो सेल कर रहा है। क्या सेल कर रहा है? सेल कितनी है हमारी? 8,20,000 की। यस मैम। ग्रोस सेल किसको बोलते हैं और नेट सेल किसको बोलते हैं? यानी रिटर्न अगर कोई चीज हो रही है उसको कंसीडर नहीं करेंगे ना, सीधा 8,20,000 पे 2% कमीशन दे देंगे एक्स को। ओके मैम। ठीक है, और बोलिए। हाँ जी, और कोई डाउट बेटा? हाँ जी, चलें आगे मैम फिर। 11 में 11th इलस्ट्रेशन करवा दो। करवा दूं पूरा? यस मैम। मैम इसके एडजस्टमेंट आधी समझ नहीं आई, और मैम जो वर्किंग नोट पीछे अकाउंट बनाए हुए हैं वो भी नहीं समझ आए। बाकियों ने कुछ किया नहीं क्या? एक ही बच्चे ने पढ़ाई की है। हाँ, फिर जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि ये क्या आएगी, बच्चा पास हो रहा है भाई। कहाँ सोए हुए हो बाकी सब? कोई जवाब नहीं है। चलो, from the following balances extracted from the books of Mr. S on 31st December, prepare trading and profit and loss account for the year ended on that date and also a balance sheet on the same date। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हाँ जी, बताइए आप। अर्चना क्या करेंगे सबसे पहले? मनप्रीत, मनप्रीत कौर, निशु। हम पहले हम देखेंगे कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग की है, प्रॉफिट एंड लॉस की, एंड बैलेंस शीट की है। क्या 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 समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या कह रहे हो?
पहले चेक करेंगे कौन सी आइटम ट्रेडिंग की है, प्रॉफिट एंड लॉस की है, बैलेंस शीट की है। क्या ये ठीक कह रही है गगन? क्या करेंगे सबसे पहले? गगनदीप कौर, कौन बताएगा भाई मैंने क्या बोला हुआ है कि सबसे पहले क्या करेंगे? हम फॉर्मेट बनाएंगे। यस, सिमरन ने बिल्कुल ठीक बोला है, गुड। तो बेटा जो लोग क्लासेस नहीं लगाते हैं उनको तो वैसे ही नहीं पता चलना, जो लगा रहे हैं वो भी आधे सोए होते हैं, तो जो नहीं लगा रहे उनको तो मैं घर आके नहीं समझाऊंगी। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपके पास काम ज्यादा है, बर्डन ज्यादा है, कॉलेज भी जाना है, घर भी रहना है, पढ़ाई भी करनी है, तो मैं आपको बता दूं, मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 1 मिनट का टाइम भी नहीं है मेरे पास, फ्री नहीं हूँ। बैक टू बैक मेरी क्लासेस और ऑफिस। ठीक है, अगर मेरा शेड्यूल देखो, क्योंकि मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये। देन यू कैन इमेजिन कि मैडम आप बस कैसे करते हो ये सब। तो मैं आपको बताऊं, टाइम मैनेजमेंट है। और टारगेट रखो कि हाँ मुझे कल ये काम करना ही करना है। रखोगे टारगेट तो हो जाएगा, नहीं रखोगे तो नहीं होगा। फिर चाहे आप 10 क्लासें लगा लो या 50 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक करोगे नहीं तब तक कोई समझ नहीं आएगा बेटा। तो सबसे पहले वेरी गुड सिमरन, सिमरन के लिए क्लैपिंग, कि हमने फॉर्मेट लगा बनाना है। मैं रोज बताती हूँ कि मैंने क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा कि वो क्या कह रहा है, मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि उसने पूछा क्या है। उसने हमारे से पूछा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमने उसका फॉर्मेट पूरा बनाना है, जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कहा था फॉर्मेट, वो बनाना है हमने। अब हम आगे चलेंगे। ट्रायल बैलेंस। हाँ जी, सिमरन आप बताइए बेटा, सैलरीज कहाँ आएंगी? मैम इनकम उसमें पीएनएल में डेबिट साइड, डेटर्स, एसेट साइड बैलेंस शीट, स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मशीनरी, मैम एसेट साइड बैलेंस शीट, फर्नीचर, एसेट साइड बैलेंस शीट, बैड डेट्स। बैड डेट मैम पीएनएल में जाएगी डेबिट साइड। ठीक है, परचेजेस, परचेजेस मैम उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये मैम पीएनएल में जाएगी डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। मैम ये भी टैली उसमें पीएनएल में जाएगी डेबिट साइड। अर्चना आप बताओ, रेंट कहाँ जाएगा? मैम पीएनएल की क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड। कैश इन हैंड, मैम एसेट साइड। बैंक बैलेंस, एसेट साइड। इंश्योरेंस, पीएनएल की डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल, मैम एसेट साइड। जर्नल एक्सपेंसेस, पीएनएल डेबिट साइड। ड्राइंग्स, मैम कैपिटल में से माइनस। इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएनएल के मैम डेबिट साइड। वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। हम्म ठीक है। अब कृतिका आप बताओ आगे बेटा, सेल्स कहाँ आएंगी? मैम ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। और 8% लोन फ्रॉम मिस्टर कुमार, मैम लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर बैड डेट, मैम पीएनएल। बिल पेबल, बिल्स पेबल मैम ये लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, मैम पीएनएल डेबिट साइड। पूनम आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहाँ आएंगी? मैम आउटस्टैंडिंग सैलरी मैम उस क्या कहते हैं एसेट साइड जाएंगी मैम। अर्पिता कहाँ जाएंगी? आउटस्टैंडिंग सैलरीज। हाँ जी सिमरन बताओ। मैम लायबिलिटी साइड जाएगी। यस बेटा,
ये जो है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दी हुई हैं। अगर ये हमें एडजस्टमेंट में दी होती तब ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाती, नहीं तो ना जाती। और एसेट तो ये हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारी आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, हमने देने हैं, लेने थोड़ी ना है। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगी। हाँ जी सिमरन, कैपिटल अकाउंट। मैम लाइबिलिटी। क्रेडिटर। लाइबिलिटी साइड। ठीक है। अब पहला है आपका क्लोजिंग स्टॉक है आपका, कॉस्ट प्राइस 50,000, मार्केट वैल्यू 40,000। तो क्या करें इसका? 40,000 हम 40,000 लेंगे। 40,000 क्यों लेंगे? मैम क्योंकि लेस कॉस्ट लेते हैं। हैं? मैम यहाँ पे कन्वर्टिज्म का प्रिंसिपल अप्लाई होता है इस करके। और कोई बताएगा? मैम क्योंकि ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ। ठीक है, क्यों लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से विच एवर इज लोअर? मैम क्लोजिंग स्टॉक के अंडर बेटा वो तो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस लेते हैं, लेकिन क्यों ऐसा लेते हैं? ऐसा क्यों कहा गया है? कहाँ कहा गया है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। आपको बताया था ना मैंने कि याद रखना है। तो इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40,000 लेंगे, 50,000 नहीं लेंगे। और 40,000 कहाँ कहाँ लिखेंगे? मैम ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड एंड एसेट साइड। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, एसेट में क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। आगे वो कहता है कि एक ओल्ड फर्नीचर जो 12,000 रुपए का था हमारी बुक्स में 1 जनवरी 2023 को, और हम बुक्स कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर को। यानी स्टार्टिंग में वो फर्नीचर हमारे पास 12,000 का था, उसको हमने बेच दिया 5,800 का 29 जून को। ए पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर हमने खरीदा जिसकी कॉस्टिंग थी 10,400 की, एंड नेट इनवॉइस 4,600 का पास हुआ परचेज डे बुक पे। अब हमने क्या करना है, एक बार इसकी सारी एंट्री को ध्यान से देख लो। आपका फर्नीचर 1 जनवरी 2023 है। फर्नीचर कितने का था भाई? मैम 12,000। 12,000। बिका कौन सी डेट को है? कौन सी डेट को बिका है? मैम 30 जून 23। 30 जून को बेचा है। उसके बदले हमने एक नया फर्नीचर खरीदा है जो 10,400 का था। ओके, 30 जून 2023 को हमने एक नया फर्नीचर ले लिया। कितने का? 10,400 का। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे क्योंकि नया फर्नीचर है ये। ठीक है, हाँ जी समझ आई। यस मैम। और हमने जो सेल किया है वो कितने का सेल किया है? 5,800 का। ओके, 5,800 का हमने सेल किया है। 10,400 का हमने खरीदा था। 1 मिनट, 10,400 का आपने नया फर्नीचर खरीदा, 5,800 का आपने पुराना बेचा। तो अब कितने पैसे दोगे आप? दिस माइनस दिस। 4,600 का नया दोगे आप? 4,600 का दोगे यस ना? मैम। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको आपने परचेज डे बुक में डाल दिया। चलो जी, सारी कहानी खत्म होगी। हम फर्नीचर के बारे में सोच रहे हैं, फर्नीचर तो उसने सारा कुछ ठीक किया है। तो हमने आना था हमारा क्या? 4,600 का, और हमने डाल दिया क्या? एंट्री क्या करनी थी? फर्नीचर डेबिट। और हमने एंट्री क्या कर दी? हाँ जी,
परचेज परचेज डेबिट। डेबिट। अब इसको ठीक करने के लिए एंट्री क्या होगी? फर्नीचर डेबिट टू परचेज। क्या एंट्री होगी? हाँ जी बोलो। फर्नीचर डेबिट टू परचेज। तो फर्नीचर में आप 4600 ऐड कर दोगे और परचेज में से 4600 लेस कर दोगे। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। हम्म। अब आगे देखो, वो कहता है कि सेल इंक्लूड 36,000 हायर परचेज सेल। Higher purchase sale price are determined after adding 25% on higher purchase price. 30% of the installments has not fallen due yet. Profit or loss on higher purchase sale is shown to be in profit and loss account. Okay. सबसे पहले ये देखो कि आपने कितने की हायर परचेज सेल की? 36,000 की हायर परचेज की सेल, ठीक है। उसमें 25% जो है ऐड करने के बाद किया। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि 100 वाली चीज आपने 125 में दी है, तो जो चीज आपने 36,000 में दी है वो कितने की होएगी, ये निकालना है एक्स। ये इक्वेशन समझ आई आपको? हाँ। यस मैम। हाँ जी बच्चे, ये मैंने कल भी बताया था, समझ आया? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इज इक्वल टू 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो 28,800 उसकी कॉस्ट है। हम हमेशा कॉस्ट पर लेते हैं। अब वो क्या कहता है, इसमें से 30% इंस्टॉलमेंट तो अभी ड्यू ही नहीं हुई, तो वो हमारा स्टॉक हो गया, क्योंकि वो तो हमने सेल माननी ही नहीं है। 30% इसका, कितने परसेंट? 30%, 8,460। ठीक है। अब अगली है, आपने जो पहले पूछा था कि डेटर्स में 7,500 हैं, क्रेडिटर में भी 6,000 हैं एक ही बंदे के, तो कितना लेस करेंगे दोनों में से? बताइए बच्चे। 1500 मैम, 1500। 1,500 कहाँ है भाई? ओ कौन बोला था मैम ये लेस। 15? मैम अर्चना मैम, लेस करके जो अमाउंट बचेगी 1500। बेटा लेस करके नहीं कहा था, ध्यान से कान खोल के सुना करो। जो लेस अमाउंट होती है, जो कम होती है, इतना बड़ा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आपको 4,000 देने हैं, आपने मेरे से 7,000 लेने हैं, देने हैं आपने मेरे 7,000, मैंने 4,000 देने हैं, तो आप मुझे 3,000 दोगे, तो 4-4,000 लेस किया ना हमने। दोनों का डिफरेंस नहीं यस मैम। निकालना, दोनों में से जो कम वाली अमाउंट होगी, 6,000 और 7,500 में से कम क्या है? 6000। तो 6,000 लेस करेंगे डेटर में से भी और क्रेडिटर में से भी। अब बात समझ आई? यस मैम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 31/3 तक दिया हुआ है। इंश्योरेंस है आपका 4,800। यूजली जो इंश्योरेंस होता है वो पूरे साल का होता है। आपने 4,800 जो दिया है वो पूरे साल का है, यानी कि 12 महीने का है। और 12 महीने में से आपका कितना एडवांस गया हुआ है? 3 महीने का। ठीक है। यस मैम। इनटू 3, ये 1,200 आपका प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड को हम प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस करेंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है। अब मशीनरी एंड फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगानी है और 5% आपने बेड डेट बनाने हैं। इसमें हायर परचेज डेटर पर कोई बेड डेट का प्रोविजन नहीं बनाना है। हायर परचेज डेटर वही जो हमने अभी निकाले थे, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं बनाना है। तो अभी आपका डेप्रिसिएशन वाला कोई नया पॉइंट नहीं है। नया पॉइंट जो है वो ये है
एक तो आप परचेजेस में से जो फर्नीचर है, अभी मैंने आपको कहा था परचेजेस में से लेस करेंगे और फर्नीचर में से भी फर्नीचर में ऐड करेंगे। गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज आपने कितनी बेची हैं? 27,000 की। 75% ऐड किया है हमारा। 28,800 कैसे आता है? क्या इसने 36,000 क्या बोला था? कॉस्ट है क्या 36,000? सेल्स इंक्लूड 36,000 हायर परचेज सेल। हायर परचेज प्राइस आर डिटरमाइंड, इसका मतलब ये हमें कॉस्ट दी हुई है 36,000 रुपए की, पर 36,000 कॉस्ट कैसे हो सकती है? ₹36,000 जो है आपका टोटल है। अगर कोई चीज इसने अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 36,000 में 25% जुड़ा हुआ है। इसका 75%, ये जो है आफ्टर एडिंग 25% ऑन हायर परचेज प्राइस। ऑन हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या है कि 36,000 के ऊपर 25% जोड़ना है, ना कि 100 के ऊपर। यानी कि 125 के ऊपर 25% जोड़ना है। 125 का 25% करेंगे तो ये आएगा सीधा 36,000 का 25% ही करेंगे यहाँ तो, फिर और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा वो कह रहा है इसका ही 25% करना है हमने, और कुछ नहीं करना है। जो इनवॉइस प्राइस है उसका 25%, यानी 36,000 का 25%, 36,000 का 25% कितना बन जाता है? 9,000। 9,000 लेस कर दिया, 27,000 रुपए की आपकी गुड्स आ गई, और 27,000 रुपए की कॉस्ट है। तो मैंने आपको बोला था या तो इसको 27,000 को परचेजेस में से लेस कर दो, या फिर इधर लिख दो। जैसे कंसाइनमेंट वाली चीज होती है ना, समझ लो आपने कंसाइनमेंट पे माल भेज दिया। कंसाइनमेंट तो किया है ना आपने, तो कंसाइनमेंट को हम क्या करते हैं? परचेज में से लेस करते हैं ना। हाँ जी। तो इसलिए इसको हम यस मैम। परचेज में से लेस करेंगे, रादर देन आप इसको क्रेडिट साइड में लिखो। बट बात एक ही है, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था फ्री सैंपल और चैरिटी, ड्राइंग्स, एबनॉर्मल लॉस, कंसाइन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये सब आपका परचेजेस में से लेस होता है, तो गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज भी लेस हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपने करना क्या है, ये ओल्ड प्रोविजन को इसने सीधा यहाँ लिख दिया, बैड डेट यहाँ लिख दिया, पोस्टेज, टेलीग्राम, रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस लेस कर दिया, जर्नल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट। अभी हमने इंटरेस्ट का निकाला था, ये आपका कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखो। जब आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट दिया हो तो उसके ऊपर ध्यान रखना होता है। कैसा? जैसे ये दिया हुआ है, ये बीच में लिखा हुआ है ना, डेट भी लिखी हुई है और रेट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने 1 जुलाई को लिया लोन, तो 1 जुलाई का क्या बनता है? 6 महीने बनते हैं। तो 60,000 पे 8%, 6 महीने का ब्याज लगेगा। 60,000 रुपए का आपने लोन लिया है, इसका 8% इंटू 8/100, ये आ गया पूरे साल का। और हमने तो 1 जुलाई को लिया है ना, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, तो इसका हाफ हो जाएगा। 2,400 रुपये ब्याज आना चाहिए हमारा लोन पे, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड पे है, लाइबिलिटी है, हमने इंटरेस्ट देना है। अब ये देखो कि इसने ये ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं दिया हुआ है? यस मैम। यस मैम। 2,000 दिया हुआ है, और होना कितना चाहिए था? 20। 2,400। हाँ, तो 400 आउटस्टैंडिंग हो गया, ऐड कर देंगे इसमें, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। लॉस ऑन एक्सचेंज जो हमारा हुआ था, देखो उसने क्या कहा था हमें, 5,600 का लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है?
क्योंकि जो उसने बोला है हमें अपनी यहाँ पर ये वाला सेल किया था इसने, 12,000 की आपकी बुक वैल्यू थी, उसको बेचा है 5800 में, ठीक है। लेकिन 12 और कब बेचा है? 1 जनवरी 2023 को फर्नीचर। ये एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर की रेक्टिफिकेशन एंट्री है, इतनी बड़ी करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। यहां से ही निकाला इसने लॉस ऑन एक्सचेंज। इसके लिए आप इसका अकाउंट भी बना सकते हो। देखो आपने क्या किया, परचेजेस में डाल दिया। परचेज डे बुक में हम एंट्री क्या करते हैं? परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर करते हैं ना। हाँ जी, क्या करते हैं? परचेजेस डेबिट टू, जब उधार खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो क्रेडिटर टू परचेजेस, ये तो अलग एंट्री कर दो, इसमें से निकाल दो क्रेडिटर टू परचेजेस। तो क्रेडिटर में से भी लेस हो जाएंगे, परचेजेस में से भी लेस हो जाएंगे। ये फिर क्रेडिटर में जोड़ दिए। इतना बकवास काम कर रखा है इस एंट्री में से। ये 4600 वाली तीनों लाइनें काट दो अपनी अपनी बुक्स में। 4600 वाली तीनों लाइनें क्या करनी है? हाँ जी, काट देनी है। अब यहाँ देखो डेप्रीसिएशन 600 आ रहा है, हमने ये देखना है बेसिकली। 12,000 का हमारा फर्नीचर था, उसके ऊपर 600 रुपए डेप्रीसिएशन है, तो कितना बच गया हमारा? 11,400 की चीज हम 5600 में दे रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। अब 600 का डेप्रीसिएशन भी देख लो कहाँ से आया है इसका। 6/12 को कह रहा है ना ये, 6/12 कह रहा है, ऊपर भी 6/12 कह रहा है। हाँ, 30 जून को। अब देखो नीचे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे? 10%। 1 जून को, 1 जनवरी को आपके पास एक फर्नीचर पड़ा था 12,000 रुपए का, ठीक है। अब 12,000 पे 30 जून तक उस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाँ जी, बोलो बेटा। अर्चना, यस। डेप्रिसिएशन लगाओगे? 12,000 रुपए की चीज है, देखो मैं बताती हूँ आपको इसका। ये है आपके पास फर्नीचर, ठीक है, 12,000, 1 जनवरी 2023, ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ, मैम एक्सेल शो नहीं हो रही। हाँ मैं दोबारा कर देती हूँ। अब हो रही है शो? यस मैम। अब देखो 1 जनवरी को आपके पास फर्नीचर पड़ा था 12,000 का, ठीक है। और जो आपका डेप्रिसिएशन है वो है 10%। 30 जून को, अब देखो आपने हलचल करी, ये देखा डेट देखा करो,
हलचल कब करी? 30 जून को 2023 को। क्या किया? फर्नीचर सेल कर दिया। तो सेल करने से पहले हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे 12,000 के ऊपर। कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? 10%। कितने महीने का? 6 मंथ का। अगर पूरे साल का 1200 है तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 600। तो 12,000 में से हम 600 डेप्रीशिएशन लेस करेंगे और इस डेप्रीशिएशन को कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जब डेप्रीशिएशन लिखेंगे तो वहां पर हम 12,000 का डेप्रीशिएशन भी ऐड कर देंगे। 600 यहाँ देखो, ये रहा आपका डेप्रीशिएशन मशीन एंड फर्नीचर। ये 600 ऐड कर रखा है इसने। हाँ, हाँ जी बच्चे, यस समझ मैम। रही है? यस मैम। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है हमें कि आपने जो 12,000 का फर्नीचर सेल किया है वो 5800 में सेल किया है। कितने में सेल किया है? 5800 में सेल किया है आपने। तो दिस माइनस दिस कितना हो गया? 5600। ठीक है। इसके बदले अब आपने यानी ये तो आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया ये? ये क्या है आपका? सेल प्राइस। और ये क्या बचेगा फिर आपका? लॉस। क्या बचेगा? लॉस। तो अब देखो 5600 का लॉस आ रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। हाँ जी, ये आ रहा है। ठीक है, यस। समझ आया ये? हाँ जी। यस मैम। अब आप देखो, हमने आगे भी डेप्रिसिएशन लगाना है, वो कैसे लगाना है? इस पे तो सीधा लग जाएगा 30%। फर्नीचर का हो रहेगा। फर्नीचर की हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू। कैसे निकालेंगे हम? ओल्ड फर्नीचर, टोटल फर्नीचर 23,400 का है, उसमें से 10,400 का हमने सेल कर दिया। 10,400 का लेके आए हैं ना हम नया फर्नीचर, वो लेस कर दो ना। ठीक है। तो ओल्ड फर्नीचर पे तो 10% लग जाएगा। बच्चे, आपका एंड में फर्नीचर कितना बच रहा है? 83,400 का इसने ट्रायल में दिया है। कितने का दिया है? ये रहा आपका 83,400 का। अब देखो, आप यहां से भी मत देखो। ये फर्नीचर दे रखा है 85,000 का, दे रखा है आपको। हम्म। यस मैम। अगर हम इसकी रिवर्स कैलकुलेट करें, 85,000 का हमें दे रखा है, अभी डेप्रिसिएशन हमने लगाया नहीं है। ठीक है। इसमें हमने लिया था 10,400 का, नया लिया था। ठीक है, वो माइनस कर देंगे। ओपनिंग निकालना है ना हमने। यस मैम। 10,400 नहीं माइनस करेंगे हम। नया भी खरीदा है हमने। नया कितने का खरीदा है? कौन सी डेट को सेल किया इसने? 20 जून को किया है ना। यहाँ पर फर्नीचर देखो, पुराना फर्नीचर 10,000, 12,000
और नया फर्नीचर 10,400 का, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1,600 का हो गया। 12,000 का आपने पुराना फर्नीचर बेच गया, 10,400 का नया ले रहे हो, तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपका नया फर्नीचर हो गया। 1,600 का नया यस फर्नीचर ले लिया आपने, ठीक है। ये आ गया 1,600, पता चल गया कहाँ से आ गया? यस मैम। अब इस 1,600 को जो नया फर्नीचर लिया उसको एडजस्ट करेंगे ना अपनी बैलेंस शीट में। देखो 85,000 का आपका टोटल फर्नीचर है, 1,600 का आपका नया फर्नीचर है, तो पुराना कितना हो गया? 83,400। फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 10%, लेकिन पूरे पे नहीं लगेगा। इसके फिर दो हिस्से करेंगे। इसमें से 10,400 का तो हमने ना 30 जून को लिया है, तो पुराना कितना था? 73,000 का हो गया। हाँ जी, पुराना कितना हो गया? 83,400 में बेटा 10,400 का तो नया फर्नीचर है ना आपके पास, जो नया लेके आए हो। यस मैम। तो 10,400 पे तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, और बाकी 73,000 पे पूरे साल का लगेगा। यही इसने इधर दिखाया है नीचे। ये देखो 83,400 में से 10,400 तो वो फर्नीचर है जो हमने 30 जून को खरीदा है, उसके ऊपर 10% के हिसाब से 6 महीने का लगेगा, बाकी पे पूरे साल का, तो टोटल डेप्रिसिएशन ये आ गया। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब कर लोगे? यस मैम। आगे देखो, ये आपका आ गया डेटर्स आ गया, उसके बाद आपका स्टॉक इन ट्रेड आ गया जो 40,000 विच एवर इज लेस लिया था। हायर परचेज आपका डेटर स्टॉक जो है 8,100 कैसे आया है? अभी हमने निकाला, ऊपर देखा था ना 36,000 रुपए का था, हमने बेचा सामान, कितने का बेचा था? 36,000 रुपए का, और उसके ऊपर 25% हमने जोड़ के दिया था, यानी कि उसमें से 25% यानी 9,000 लेस करेंगे, तो आपका 27,000 रुपए का सामान आपने बेचा हुआ है। उस पे 27,000 की कॉस्ट का सामान जो है आपका गया हुआ है, और उसका 1/3 30% आपके पास पड़ा है। हायर परचेज वाले को जो आपने सामान दिया हुआ है, कंसाइनमेंट ही समझ लो इसको, उसकी कॉस्ट है आपकी 27,000 की, और उसके पास आपका 30% सामान बचा हुआ पड़ा है। तो जो कंसाइनमेंट के पास अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको हम स्टॉक में लेते हैं कि नहीं लेते, याद है? हाँ, यस मैम। तो यही 30% हमारा 8,100 स्टॉक में आ जाएगा, और इसको अब हम नॉर्मल स्टॉक में ऐड ना करके हायर परचेज स्टॉक में ऐड करेंगे, इसलिए हम बैलेंस शीट में इसको हायर परचेज स्टॉक में लिख देंगे। ये आपका हायर परचेज स्टॉक आ गया। ये आपके टोटल डेटर हैं, डेटर में से 10,800 आपके हायर परचेज के हैं, क्योंकि वो 36,000 का 30% आएगा हायर परचेज डेटर, क्योंकि पैसे तो हमने 36,000 के हिसाब से लेने हैं ना, चाहे स्टॉक हमारा 8,100 के हिसाब से, 27,000 के हिसाब से है। सेट ऑफ जो 6,000 7,000 वाला डेटर क्रेडिटर का था वो लेस कर देंगे, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट जो भी हमने बनाया वो लेस कर देंगे, और ये लेस मतलब नेट बन जाएगा आपका।
ये लास्ट क्वेश्चन था, 12वां एग्जाम्पल भी है। आप लोग बेटे 12वां एग्जाम्पल करो, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो मैं उसके बाद बताऊंगी। पहले करो। आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने 12वां कर लिया हो, 12th एग्जाम्पल? हाँ जी बच्चे, नो मैम। करो फिर, सब लोग करो अब बैठ के। 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी करो।
हाँ जी बच्चे, हो रहा है? कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रही हैं। बच्चे उड़ जाते हैं जब मैं क्वेश्चन करने का नाम देती हूँ तो। ये क्या बात हुई भाई? कर रहे हैं हाँ, मैम। नहीं फिर बच्चे निकल जाते हैं बीच में मैम से, कर- स्ट्रेंथ कम हो जाती है आप लोगों की। पढ़ना नहीं है क्या उन्होंने? आगे से मैंने एब्सेंट लगा देनी है जो बच्चा छोड़ के जाएगा ऐसे। हाँ जी बेटा, हो गए 10 मिनट तो। हो रहा है क्वेश्चन? आपको समझ आ रहा है सबको? मैम ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट बता दो। देखो मैं फटाफट से, थर्ड एडजस्टमेंट। कोई बात नहीं मैं बताती हूँ। देखो हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। परचेजेस सेल्स हमें पता है कहाँ आएंगी। इंटरेस्ट हमारा डेबिट में जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ जाएगा। डेटर एसेट में सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड में लिखा हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, वो हम एडजस्टमेंट में देखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाएंगे, सस्पेंस का अकाउंट बनाएंगे। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में प्लांट एंड मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस, सेल फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरीज वेजेस सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस ट्रेडिंग में, जीएसटी हमारा लाइबिलिटी होती है, डेबिट है ना, खर्चा होएगा। मोटर कार हमारा एसेट में, ऑक्ट्रॉय हमारा ट्रेडिंग में। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा आएगा एसेट साइड में। फैक्ट्री शेड हमारा एसेट्स में, बिल रिसीवेबल एसेट्स में, पेटेंट एसेट्स में, सेल रिटर्न सेल में से लेस करेंगे।
सेल्स बैंक हमारा क्रेडिट साइड में है, तो लोन फ्रॉम बैंक है, लाइबिलिटी में आएगा बिल पेबल, लाइबिलिटी में कैपिटल, लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी में अप्रेंटाइनशिप प्रीमियम रिसीव्ड हमारी इनकम होती है। जब हमारे पास कोई ट्रेनी आता है और हम उससे पैसे लेते हैं ट्रेनिंग देने के, तो वो हमारी अप्रेंटाइनशिप प्रीमियम होती है। ये पेमेंट भी हो सकती है, रिसीव भी हो सकती है। अगर आप रिसीव कर रहे हो तो ये इनकम है, पे कर रहे हो तो खर्चा है, क्योंकि कई बार हम देते हैं ट्रेनिंग के पैसे और कई बार लेते हैं। परचेज रिटर्न परचेज में से लेस हो जाएगा। स्टाइफन देते हैं कई बार हम, उसको स्टाइफन बोलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए सेल ऑफ 25,000 मेड फॉर कैश हैज बीन क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। अब ध्यान से देखो, आपने सेल करी कैश, एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट टू सेल, आपने एंट्री कर दी कैश डेबिट टू परचेज। तो अब हम परचेज को क्या करेंगे? हाँ जी, डेबिट। परचेज डेबिट से, और मैम परचेज सेल में परचेज डेबिट और क्या करेंगे? कैश डेबिट टू सेल करना था, आपने कैश टू परचेज कर दिया। परचेज डेबिट टू सेल करेंगे, बस खत्म काम। क्योंकि अकाउंट में जब गलती होती है तो वन साइडेड होती है, वो टू साइडेड नहीं होती। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, उसको डेबिट कर दो, और सेल को क्रेडिट कर दो। ठीक है, डन। यस मैम। प्राइवेट परचेज है आपकी 6,000 रुपए की, उसको आपने परचेज डे बुक में डाल दिया। प्राइवेट परचेज क्या होती है? हमारी ड्राइंग्स, हमने एंट्री करनी थी ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, जो ना कैश नहीं, टू एबीसी, जिससे भी लिया था हमने कर दिया परचेज डेबिट टू एबीसी, जो भी है। तो अब हम क्या करेंगे? परचेज डेबिट नहीं, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज, क्या एंट्री करेंगे? ड्राइंग डेबिट से परचेज। हाँ, लोन अकाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ प्रोप्राइटर, जो है आपका लोन 1 लाख का था शुरू से, नहीं बैलेंस आप लेके आए थे 50,000, 50,000 का लोन आपने और लिया, 1 लाख का लोन हो गया। 10% लोन जो है आपका, ये क्यों दिखा रहा है? इसका इंटरेस्ट बताएगा वो आपको। देखो 10% भी दे दिया, डेट भी दे दी। इसका मतलब जो 50,000 आपका 1 तारीख को था, उसके ऊपर आपका 10% 5,000 ब्याज लगेगा। और जो आपने लिया 31/12 को है, और बुक्स कब बनाने हैं हमने? 31 मार्च को। तो जो आपने 31/12 को लिया है, तो 3 महीने का ब्याज लगेगा इस पे, 50,000 पे 3 महीने का 10%। हाँ जी, कहाँ है आपका इंटरेस्ट? देखो 5,000 तो आपका हो गया पूरे साल का, नहीं निकाला है इसने, बैलेंस शीट वर्किंग नोट बनाया है, ये रहा। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर, रेक्टिफिकेशन एंट्री छोड़ दो, कमीशन छोड़ दो, इंटरेस्ट की नहीं बनाई है, चलो मैं बना देती हूँ। इसने आपकी ट्रायल में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, पहले ये देखो। 8,000 दिया हुआ है, देख रहे हो आप? हाँ जी, यस मैम। आपका 50,000 का यस जो, मैम। आपका जो 50,000 का लोन था, वो आपने कब लिया था? ओपनिंग बैलेंस था ना 50,000 तो, और 50,000 आपने लिया 31/12 को। तो इस पे तो 10, पहले वाले पे तो 10% पूरा लगेगा 5,000, और दूसरे वाले पे आपका लगेगा 5,000 तो है ही उसका, उसका 3 महीने का लगेगा। 5,000 इंटू 3/12 कितना हो गया ये? ₹1,250। आउटस्टैंडिंग -3,000।
31/12 को अच्छा, जो ये 8,000 दिया हुआ है ना, ₹50,000 पे 10%, 5,000, इसने कुछ और भी दिया है क्या इंटरेस्ट के बारे में? लिखा भी है क्या? यस मैंने मैम, अभी पढ़ी नहीं। लिखा है वो, मैंने पढ़ा नहीं ना, कहाँ पर है? कौन सी एडजस्टमेंट है? मैम थर्ड। ये मैम थर्ड में। थर्ड, ये अच्छा। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 इंटरेस्ट पेड टू यूबीआई बैंक। ओ, यहीं पर आ गई ना, सारी कहानी खत्म होगी। देखो, एक लाइन ना पढ़ने से मैं कितनी कंफ्यूज हो गई। वो ये कह रहा है कि आपने 31 मार्च नहीं है, 31/12 को ही आपके अकाउंट्स बन रहे हैं। तो जो आपने 31 दिसंबर को आपने लोन लिया था, उस पे तो वैसे ही इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 31 मार्च नहीं है, 31/12 है। मैंने सोचा 31 मार्च है, 31 मार्च पे तो 3 महीने का लगता। आपने 2 बार ही लोन लिया, एक लोन आपका स्टार्टिंग में था, एक लोन आपने एंड में लिया 31/12 को। तो जो लोन लिया 31/12 को, उस पे 31/12 को ब्याज लगेगा। सेम डे तो ब्याज नहीं लगता ना? हाँ जी। यस मैम। तो अब हमारा ब्याज लगेगा इस 50,000 पे, इस पे 10% ब्याज लगेगा 5,000। 5,000 में से वो कह रहा है 3,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो उस 8,000 में जुड़ा हुआ है। तो 3,000 आप पे कर चुके हो, तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 2,000 रह गया। हाँ जी। यस मैम। तो वही 2,000 उसने ऐड किया है। उसके बाद वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर गुड्स वर्थ 1 लाख वर इनवॉइस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस एट कॉस्ट प्लस 25%। इसमें से 20,000 की गुड्स एक्सेप्ट कर ली कस्टमर ने, बाकी कितनी रहेगी? 80,000। 40,000 की रिजेक्ट कर ली एंड प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, बट बाकियों की अभी इंटीमेशन नहीं आई। तो 3 हिस्से बनेंगे इसके, 4 लाख के। 20,000, 40,000 और बाकी कितना रह गया? 40,000। हाँ जी यस मैम। बच्चे। अब देखो, जो 20,000 की उसने गुड्स एक्सेप्ट कर ली, वो तो हमारी सेल मानी गई, उसको तो हम सेल में ले लेंगे। ठीक है। जो 40,000 रुपए की उसने रिजेक्ट कर दी, उसमें 25% हमने अपना प्रॉफिट जोड़ा हुआ था, लेस करके 30,000 हम अपने उसमें ले लेंगे। इसमें ले लेंगे, स्टॉक में, परचेजेस में वापस कर लेंगे स्टॉक में। और बाकी की जो अभी कंफ्यूज है, तो उसको हम सेल नहीं मानेंगे, उसको भी सेल नहीं मानेंगे। देखो, ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस लेस लेस कर देंगे जो उसने रिजेक्ट करी हमारी। समझ आई आपको? यस मैम। अब 40,000 की जो हमारे पास कस्टमर के, ये तो रिजेक्ट हो गई, ये तो ऑलरेडी जो रिजेक्ट होके वापस आ गई हमारे स्टॉक में जुड़ गई। अब जो कस्टमर के घर में पड़ी है 40,000 का सामान, उसको भी आपने स्टॉक में जोड़ना है। अब उसके घर जो 40,000 का सामान पड़ा है, उसमें आपने 25% प्रॉफिट जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट अगर हम माइनस करेंगे, तो कितना रह जाएगा? बाकी 32,000 उसकी कॉस्ट हो गई। हाँ जी। बेटा, जो 40,000 उसके पास रह गया ना, उसको हमने कॉस्ट निकालनी है। देखो, आपने 100 रुपए की चीज उसको 125 में बेची थी, 25% जोड़ के।
और आपने उसको बेची कितने की थी, अब उसके पास सामान कितना पड़ा आपका 40,000 का, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी x, देन x इज इक्वल टू 40,000 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो ये 32,000 उसकी कॉस्ट आ गई। ये हमारे डेटर में भी जुड़ जाएगा और स्टॉक में भी जुड़ जाएगा। डेटर में नहीं, सॉरी, सिर्फ स्टॉक में। किस में जुड़ेगा? तो हाँ जी बच्चे, हाँ, स्टॉक में जुड़ेगा। और जो 40,000 की बस, और तो कुछ आएगा ही नहीं। जो रिजेक्ट हो गई थी वो अप्रूवल बेसिस वाली हम लेस कर देंगे सेल में से। Debtors were shown after deduction of the provisions of 2000. It was decided that this debt was considered to be bad. अब 2000 अगर बैड ही है तो उस पे हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। And a provision of 1000 should be made which was considered doubtful. तो 1000 का हमने प्रोविजन बनाना है। It was decided that debt was considered to be bad. सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट मनी एडवांस ऑफ सेल मैनेजर। आपने सेल मैनेजर को एडवांस दिया हुआ था। हु वाज सेंट टू मुंबई इन अगस्त। ऑन सेल प्रमोशन पे आपने उसको भेज दिया। ऑन रिटर्निंग टू कोलकाता सबमिटेड ए स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग दैट 2000 वर इनकर्ड ऑन ट्रैवलिंग। 2000 उसने ट्रैवलिंग पे खर्च किए और 1800 लीगल एक्सपेंसेस पे खर्च किए। बैलेंस उसके पास है। ठीक है, जो सस्पेंस अकाउंट है वो पता चल गया किस चीज का था। हमने किसको पैसे दिए हुए थे? अपने मैनेजर को दे रखे थे, वही नहीं मिल रहा था बैलेंस। कैश कम हो जाता है ना जब आप किसी को दे देते हो और उसकी कोई एंट्री नहीं कर रहे, है ना। तो उसने आपका यस मैम। जो उसने अपने खर्चे बताए हैं, 2000 था उसके पास। वाज इनकर्ड फॉर ट्रेवलिंग, 2000 ट्रेवलिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। 1200 लीगल एक्सपेंसेस में, 1800 मिसलेनियस में आ जाएंगे। बाकी हम उसके पास उसके नाम से डेबिट में लिख देंगे, मैनेजर के नाम से, क्योंकि वो तो हमने उससे लेने हैं ना। देखो ध्यान से, ये सेल्स एस रिटर्न रोंगली क्रेडिटेड टू परचेज, और ये 40,000 जो रिटर्न हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक में हम जो 32,000 का सामान पड़ा है उधर वो आ जाएगा। परचेज लेस परचेज रिटर्न, रोंगली सेल्स जो थी ये दोनों में से माइनस हो जाएंगी। प्राइवेट परचेज जो हमने गलती से डाल दिया था ड्राइंग्स, इसमें से माइनस हो जाएंगी। ये अभी हमने किया नहीं ना फर्नीचर वाला, तो पॉइंट कौन सा है? फर्नीचर को परचेज में ऐड कर दिया होगा, और क्या किया होगा? ये रहा फर्नीचर ऑफ अकाउंट परचेज रिप्रेजेंट सोल्ड फर्नीचर विच वाज रिप्लेस्ड ऑन 1 जनवरी। ए न्यू वन कॉस्टिंग 1,20,000 आपने खरीदा, जिसके लिए एडिशनल कैश पे किया 40,000। जो हमने करना था फर्नीचर डेबिट टू कैश हमने कर दिया, परचेजेस डेबिट टू कैश। अब परचेजेस में से लेस कर देंगे, फर्नीचर में ऐड कर देंगे। तो वो हमने फर्नीचर में से लेस कर दिया। और कोई खास एडजस्टमेंट आपको करते हुए लगा हो इसमें? तो एक बार ये क्वेश्चन बच्चे आज दोबारा कर लेना, फिर कोई डाउट होगा तो मैं कल बता दूंगी। है किसी को और इसके अलावा कोई और डाउट है? 1,00,000 का सामान हमने उसको भेजा था, 20,000 उसने एक्सेप्ट कर लिया, 40,000 वापिस भेज दिया। तो जो उसके घर पे पड़ा है वो 40,000 का है। और उसका हमारा, तो वो भी तो हमारा ही स्टॉक है ना, मैंने आपको सामान बेचा है और आपने कुछ ले लिया, कुछ वापिस कर दिया। तो जो आपके पास बचा हुआ है वो तो मेरा स्टॉक माना जाएगा ना बच्चे। हम्म, आई ये बात समझ? यस मैम। कुछ नहीं बोल रहे आप लोग, मुझे पता ही नहीं चल रहा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमने करना है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चे जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए जाते, जो सोशल सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं। मैं फटाफट इसकी थ्योरी थोड़ी आज करवा देती हूँ। और इसमें जो आते हैं वो आते हैं आपके ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम डिस्पेंसरी बोलते हैं, सोशल क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रेड यूनियन, कल्चरल क्लब लाइक रोटरी क्लब, लायन क्लब, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये सब आते हैं।
फीचर्स आप पढ़ लेना। आइटम्स जो हैं हमने देखनी है क्या क्या होती हैं, इनकी इनकम कहाँ से होती है, इनके खर्चे कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इनकम में ज्यादातर हमारे पास आता है तो डोनेशन देते हैं लोग इनको, या एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस होती है जब आप किसी क्लब के मेंबर बनते हो या किसी एनजीओ के मेंबर बनते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं एंटर करने के लिए, उसको हम एंट्रेंस फीस बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन होती है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा कराने होते हैं, एक तरह से मंथली जैसे हम कहते हैं उसका मेंबरशिप फीस कह सकते हैं, वो सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसको, या एनुअल करानी होती है तो उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ग्रांट मिल जाती है किसी ना किसी कंपनी से। ठीक है, और खर्चे होते हैं इनके कहाँ कहाँ पर होते हैं खर्चे, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसका खर्चा कहाँ पर होगा, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, जो जहां पर खेलते हैं लोग उसको। जैसे आपने अगर यहाँ पर क्रिकेट क्लब देखा हो कोई, पीसीए देखा है किसी ने आप में से, चंडीगढ़ वाला, मोहाली वाला? स्टेडियम टीवी में तो देखे होंगे जहां पर मैच होते हैं। यस मैम। तो वो क्लब्स के इनके ही होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ही होते हैं। तो फिर उसको मेंटेन भी तो रखना पड़ता है, घर का छोटा सा गार्डन नहीं हमारे से मेंटेन होता, तो सोचो इतने बड़े बड़े गार्डन वो सब मेंटेन रखने पड़ते हैं। टूर्नामेंट करवाने हैं तो उसके खर्चे भी करने पड़ते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, इवेंट्स करवाने पड़ते हैं, ये सब खर्चे होते हैं। तो आपको मेनली यही पता होना चाहिए इनकम कहाँ पे होती है, खर्चे कहाँ पे होते हैं। लिगेसी क्या होता है, जैसे कोई पर्सन जाते जाते जिंदगी में अपने एंड टाइम में किसी को, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अपना एट द टाइम ऑफ डिमाइस, मरते हुए कुछ दान दे जाता है, बड़ी जमीन दे दी, कुछ दे दिया वन टाइम, उसको लिगेसी बोलते हैं। डोनेशन भी यही होती है कि अगर इंस्ट्रक्शंस के, डोनर के इंस्ट्रक्शन पर हम कोई बड़ी अमाउंट दे देते हैं उसको एंडोमेंट बोलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस होती है कि जो पूरे, एक बार आपने मेंबर बनना है, एक बार ही फीस देनी है पूरे लाइफ में, एक टाइम फीस देनी होती है, उसको लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। जैसे हम अपने अभी तक हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्या जगह क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस अकाउंट। शीट, तो बैलेंस शीट तो बनेगी बनेगी, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। एक बनेगा आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश की जगह बनेगा। कैश की जगह क्या बनेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये समझ लो ये तो सिर्फ कैश अकाउंट ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। ट्रेडिंग अकाउंट होता नहीं इसमें क्योंकि हमने ट्रेड तो करना ही नहीं है, तो ट्रेडिंग हट गया, मैन्युफैक्चरिंग हट गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हट गया क्योंकि ना तो पार्टनरशिप है इसमें, तो रह क्या गया सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट हमारा कैश का ऑल्टरनेटिव है। इसमें सेम वही होता है, जो भी पैसा आएगा आपका सारा डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस आएगा, और जो भी खर्चे होंगे वो आपके क्रेडिट में, और एंड में फिर बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है, सारे खर्चे आपके जो हैं वो डेबिट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल नहीं, और सारी इनकम आपकी क्रेडिट में, और जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम सरप्लस बोलेंगे, और अगर लॉस होता है तो उसको हम डिफिसिट बोलेंगे। प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, सरप्लस। और लॉस को सरप्लस। डेफिसिट। डेफिसिट। बैलेंस शीट में कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बनेगी। डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना अपने आप, रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। देखो रिसीट एंड पेमेंट आपका कैश बुक की तरह होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। ये भी इसके डेबिट में पेमेंट, रिसीप्ट और क्रेडिट में पेमेंटें आती हैं, जबकि इसके डेबिट में सारे खर्चे और क्रेडिट में इनकम आती है। ये कैश बेसिस पे बनता है रिसीट एंड पेमेंट, और क्योंकि जब पैसा आएगा तभी तो एंट्री करेंगे ना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका एक्रूवल बेसिस पे बनता है। ठीक है, इसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों ट्रांजैक्शंस आती हैं, इसमें सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आती हैं।
इसमें हम सिर्फ प्रीवियस पीरियड की एंट्रियां लेते हैं। मेरी मेन इंक्लूडेड, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और करंट ईयर एक्सक्लूडेड। इसमें आउटस्टैंडिंग को नहीं लेते ना, इसमें लेते हैं, बस यही फर्क होता है, बाकी तो वैसे ही लिखा हुआ है। इसमें आउटस्टैंडिंग को नहीं लेते और इसमें लेते हैं। ये हमारा रियल अकाउंट होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें ओपनिंग बैलेंस भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को नहीं लेते, जबकि इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी लेते हैं। अब आता है कैपिटल। देखो, नॉर्मली हमारे बिजनेस में हमें कैपिटल मिलती है, हम खुद पैसा लगाते हैं या पार्टनर लगाते हैं, वो कैपिटल होता है। जबकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई पैसा, किसी का कैपिटल नहीं होती। नॉर्मल एक फंड होता है जिसको हम कैपिटल फंड कह देते हैं, जनरल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड, जो इनके अपने सरप्लस को मिला मिला के बनता है। जितना सरप्लस करते चले जाते हैं वो बन जाता है। एक होता है स्पेशल फंड। स्पेशल फंड बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे यहाँ गौशाला में बिल्डिंग बन रही है, वो कहते हैं कि बिल्डिंग के लिए दान दो, और मैंने कहा कि मेरी स्लिप काट दो, लेकिन ये बिल्डिंग के नाम से काटना, मैं ये पैसा सिर्फ बिल्डिंग में लगाने के लिए दे रही हूँ। तो वो पैसा सिर्फ बिल्डिंग, एक अलग अकाउंट खुलेगा बिल्डिंग फंड, वो पैसा सिर्फ बिल्डिंग फंड में ही जाएगा, जो स्पेशल किसी पर्पस के लिए दिया जाता है। तो बिल्डिंग का खर्चा उस फंड में से होगा, उसको बोलते हैं स्पेशल फंड। क्या बोलते हैं? स्पेशल फंड। हाँ। इसके अलावा डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गई, ये सब आपकी इनकम होती है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, अभी आप इसके सिर्फ थ्योरी पढ़ लो आज, ठीक है, क्योंकि आपके अभी पिछले रहते हैं। और मैं आपको एक बात और बड़ी लाउडली बोल रही हूँ अब लास्ट में, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट के सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं। जो कर लिए हैं वो भी, जो नहीं किए वो एक बारी, जो कर लिए हैं वो दोबारा, और मतलब जो नहीं किए हैं वो 2 बारी करोगे। एक बारी तो पूरे करने हैं पुराने वाले, और एक बारी फिर से आप 1 to 12 क्वेश्चन सारे करोगे फाइनल अकाउंट के नेक्स्ट क्लास तक। समझ आ रही है आपको ये बात? यस मैम। सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं आप लोगों ने फाइनल अकाउंट के। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अब मेरी जगह कौन रिपीट करेगा इस बात को? पूनम बोलो, मैंने क्या